अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल नॉवल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो नॉवल लेकर आई हूँ उसका नाम है दिलों के बंधन, जिसको तहरीर किया है उम्मे मरियम शेख ने। आज इसकी मैं पहली एपिसोड रीड करूँगी। यकीनन ये नॉवल भी आप लोगों को पसंद आएगा, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस नॉवल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। इससे ये होगा कि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हो सके तो मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करेगा। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं किस नंबर 1 की तरफ। आज ऑफिस में इसका पहला दिन था, इसलिए वो शदीद नर्वस थी। और जब इसकी कुलीग अमाहम ने इसे बताया कि इसके बहुत बहुत गजीले और रिजर्व तबीयत के मालिक है, काम से मुतालिक ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, तो बेसाख्ता इसके हाथों में नमी फूट पड़ी। ये इसका पहला तजुर्बा था किसी ऑफिस में जॉब का, जो वो सिर्फ मजबूरी के तहत करने जा रही थी, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। अपने घर में सबसे बड़ी औलाद होने की वजह से इसने बहुत छोटी उम्र में ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली थी। ये इसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू में ही इसे अपॉइंट कर लिया गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इंटरकॉम की बेल बजने लगी तो उसने चौंक कर रिसीवर उठाया। मिस उरूश अली माहम से मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग के शेड्यूल्स की फ़ाइल लेकर मेरे ऑफिस में आई है। माहम से फ़ाइल लेने के बाद इसके चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। माहम ने विक्ट्री का निशाना बनाकर शरीर से मुस्कुराहट के साथ इसे जाने का इशारा किया। इसने दरवाजे को धीरे से नॉक किया तो मीर सबद्दीन की गंभीर आवाज़ इसकी समतों से टकराई। यस, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फुल एसी में भी इसके माथे पर पसीने की बूंदें शबनम के कतरों की तरह चमक रही थी। प्लीज़ सिट डाउन मिस अरूश। वो झिझकते हुए कुर्सी की सीट पर बैठ गई। मिस अरूश, आज ऑफिस में आपका पहला दिन है और मैं जानता हूँ ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे उम्मीद है आप जल्दी काम को समझ जाएंगे और किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगी। ऑफिस के तमाम मामला समझने में मिस हम आपकी हेल्प करेंगी। सर, मैं कोशिश करूँगी आपको शिकायत का मौका न दूँ। इसने धीमे लहजे में कहा। अब आप जा सकती हो, जावेद साहब को भेज दीजिए। थैंक यू सर। उरूश ने दिल ही दिल में खैर हो जाने पर शुक्र अदा किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। पिंक कलर के सिंपल से ड्रेस में लंबे खूबसूरत बालों को सलीके से पिन अप के उरूश मीर सबदीन को इस दिन से भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जब आज से चंद माह पहले इसे सिग्नल पर कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर सबदीन अली साकिब रह गया था। न जाने इसे उरूज में ऐसी कौन सी कशिश महसूस हुई थी कि वो ये ध्यान न रख सका सिग्नल हो चुका है। और फिर जब इंटरव्यू के लिए ऑफिस में दाखिल होने वाली उरूज को दूसरी बार देखा तो इसी वक्त इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब इसे देने का फैसला कर लिया था। मीर सबुद्दीन ने अपनी 30 साल ज़िंदगी में से 20 साल लंदन में गुजार कर चंद साल पहले ही पाकिस्तान लौटा था। बीवी के गुजर जाने के बाद इसके वालिद मीर गनजफर का दिल परदेस से उजाड़ हो गया था। उन्होंने अपने वतन वापस जाने का फैसला कर लिया था। गोया अभी इनकी बेटी रानिया और सबसे छोटे बेटे हनैन की तालीम नामुकम्मल थी, लेकिन उन्होंने रानिया को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया था और हुनैन को अपनी पढ़ाई लंदन में ही मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि रानिया का एडमिशन उन्होंने कराची के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। इन चंद सालों में मीर सबदीन ने अपने बिजनेस में अपनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि लंदन की तरह यहाँ भी कारोबारी दुनिया में इसका नाम जगमगा रहा था। लेकिन जो फीलिंग इसने उरूज को पहली नज़र देखने के बाद महसूस की थी, वो इन चंद सालों में मीर सबदीन ने बिज़नेस में इतनी मेहनत की थी कि लंदन की तरह यहाँ भी कारोबारी दुनिया में इसका नाम जगमगा रहा था। लेकिन जो फीलिंग इसने उरूज को पहली नज़र देखने के बाद महसूस की थी, वो कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की थी, बल्कि सनफ़े नाजुक से इसका वास्ता ही पे नहीं पड़ा था। ना वो इस किस्म की फितरत का मालिक था कि लड़कियों में दिलचस्पी रखता हो। यूँ कह सकते हैं कि लंदन में रहने के बावजूद भी वो एक पारसा किस्म का नौजवान था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीर गनजफर को ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। माजी के बदतरीन वाक़यात इन्हें अब भी सुकून से लेने नहीं दे रहे थे। बावजूद इसके कि उन्होंने वतन वापसी पर गाँव में अपने हवाई घर में मौजूद होते हुए शहर में ही रिहाइश रखने को होने को फ़ौक़ियत दी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और वो आईने के सामने वाइट सलवार सूट में मलबूस एक हाथ से रैश का लॉक बंद करते हुए तनफीदी नज़र से अपना जायज़ा ले रहा था। लेकिन कुदरत ने इसके सरापे में किसी भी किस्म की तनफीद की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। ऊंचा लंबा कद हसीन नकूस से सजा मकरूर चेहरा और इंतहाई गहरी और रोशन चमकदार आँखें इसकी शान में बेपनाह इजाफा कर देती थी। वो इन लोगों में से था जिन्हें किसी को मुतासिर करने के लिए लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती थी। इनकी एक नज़र ही मुकाबिल को चारों जहाने चच कर देने की
صلاحیت رکھتی تھی۔ آج کے الیکشن کیمپین کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، خیال رہے کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ خوبصورت و بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تم ہر پل بابا سائی کے ساتھ رہو گے، میری غیر موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ برہم ہوں گے، لیکن میں واپس آ کر ان کو منا لوں گا۔ مجھے ضروری کام سے شہر نہ جانا ہوتا تو میں خود ہی سب کچھ سنبھال لیتا۔ میرے جانے کی خبر بابا سائی کو میرے یہاں سے نکل جانے کے بعد ملنی چاہیے۔ معظم علی شاہ شیرازی اپنے سب سے وفادار ملازم خادم حسین سے مخاطب تھا۔ اس نے جھک کر ٹیبل سے سگریٹ کے اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لیا۔ سائیں، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا، خادم حسین نے خوش آمدی انداز میں جواب دیا۔ ہوں۔ لائٹر سے سگریٹ جلاتے اس نے انگارہ بھرا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ حاجی سائیں، خدا بخش کہتے ہیں کہ ساتھ ہی حکم بجا لانے کے لیے پلٹ گیا۔ شدید گرمی اور جلجلاتی دھوپ میں جب وہ گھر پہنچی تو سمینا اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے دروازے پر ہی مل گئی۔ السلام علیکم امی، آپ دروازے پہ کھڑی ہو کر میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ عروج گرمی کی حدت سے دمدماتے ہوئے چہرے کے ساتھ سوال کرتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اس لیے میری بیٹی کو باہر کھڑے رہنے کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ سمینا نے لیمن جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا، جو انہوں نے پہلے ہی اس کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یہ بتاؤ، آفس میں پہلا دن کیسا گزرا؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آج کا آفس کا ماحول بہت اچھا ہے، اسٹاف بھی بہت کوآپریٹو ہے۔ سمینا اس کا تسلی بخش جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں جب تک میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ رہنے دیں امی، میں نے لنچ آفس میں ہی کر لیا تھا، بس کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ایان کہاں ہے؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے، آج یہ کہتا ہے کہ امی ٹیچر نے آپ کو بلایا ہے، میں تو وہاں جا کر کیا بات کروں گی، تم ہی کچھ وقت نکال کر چلی جانا۔ عروج نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ عروج کے صبح سحرے کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وقت ان کو کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی انہیں اس مقام پر لے آئے گی جہاں ان کے گزر بسر کے لیے ان کے نازک علی شہزادی کو زمانے کی سختیوں کو تنہا جھیلنا پڑے گا۔ گاڑی کچی سڑک سے پکی سڑک پر ڈالتے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ کر سجاول شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایسی نازک صورتحال دیکھ کر دونوں طرف کے گارڈز الرٹ ہو گئے تھے۔ مرسڈیز میں بیٹھے ہوئے معظم علی شاہ نے غیر برساتی نگاہوں سے میر سجاول کو دیکھا اور اس کے برابر سے زن گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ یونیورسٹی میں ہونے والے جھگڑے کے بعد سے دونوں طرف آنکھ برابر لگی ہوئی تھی۔ دونوں ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ دونوں ایک دوسرے پہ دل کی بھڑاس نکالیں۔ 20 سال پرانی یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دشمنی کی بھیڑ نہ جانے کتنی معصوم جانیں چڑھ چکی تھی اور کتنی چڑھنے والی تھی، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ صبح سویرے معظم شاہ سے ٹکراؤ اسے خاصا بدمزہ کر گیا تھا، لیکن اس کی ساری بدمزگی پل بھر میں ہوا ہو گئی جب نظر سامنے سے آتی ہوئی زرتاش پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں فائل دبائے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی جب میر سجاول کی گاڑی کے ٹائر اس کے قدموں سے ذرا فاصلے پر چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی گئی۔ سرکار صبح ہی صبح نکل پڑے ہمارے نازک دل پہ بجلیاں کرانے کے لیے۔ میر سجاول نے نہایت بے باکی سے اس کے گال کو چھوا۔ نیوی بلو شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے، گھنی پونچھوں اور ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرتاش اس کی بے باکی پر جی جان سے سلگ گئی تھی، مگر ستم یہ تھا کہ وہ اس بگڑے امیر زادے کی اس بے باکی پہ اسے ایک سخت جملہ بھی کہنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس گاؤں کا وہ وڈیرا تھا، وہ ایک غریب ہاری کی بیٹی جن کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اس گاؤں کی کچھ حدود پابندیاں تھیں اور یہ علاقہ میر سجاول کی حدود سے باہر تھا، لیکن چونکہ وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہ گاؤں کے سے کچھ فاصلے پہ رہائشی علاقے سے الگ واقع تھا، یوں اکثر ہی میر سجاول اس کے دیدار کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتا تھا۔ یہ زرتاش کی بدقسمتی سمجھ لے کہ اس گھر سے اسکول تک آنے کا یہ واحد راستہ تھا۔ زرتاش نے آگے نکلنے کے لیے قدم بڑھایا تو اس نے ذرا سا ایکسیلریٹر دبا کر پھر اس کی راہ روکی۔ تم مجھ سے دور جانے کی جو راہ ڈھونڈو گی، مجھے پہلے سے وہاں اپنا منتظر پاؤ گی، اسے زرتاش کے چہرے پر اترتے چڑھتے تاثرات دیکھتے شوقی سے کہا۔ زرتاش کو اپنے چہرے پہ جمیز کی نگاہیں جھلسائے دے رہی تھی۔ دل تو کرتا ہے تمہارے اسکول جانے پر پابندی لگا دوں، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں تمہارے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میرے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ تمہارے در دولت پر یہ بے نصف نفیس حاضری دوں۔ اس نے کافی مغرانہ انداز میں اپنایا اور سگریٹ کا ایک گہرا گش لے کر دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ زرتاش نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، دھوئیں کے مرغولے میں بھی وہ بھی اس پر نظر جمائے بڑی گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
सरताज ने फ़ौरन नज़रें झुका ली, हँसती से कहा, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें। छोड़ देते हैं, पहले ये बताओ, मना किया था ना मैंने शराजियों से दूर रहो, फिर इनकी हवेली क्यों गई? मीर ने खतरनाक तेवर लिए से जवाब तलब किया तो सरताज ने सहम कर इसकी तरफ देखा। इतनी मामूली सी बात से भी में सजावल की बाखबरी ने इसे अंदर तक सहमा दिया। वो बड़ी बीबी ने बुलाया था, सरताज ने धीमे से जवाब दिया। क्यों, तुम्हारी माँ के पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी, वो नहीं जा सकती थी हाजिर देने के लिए? मिस सजावल बदलिहाजी से घर्राया। सरताज इसके पल में बदलते रूप को देखकर मजीद खौफजदा हो गई। आज के बाद अगर मुझे खबर मिली कि तुम शिराजी विला के करीब से भी गुजरी हो तो तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान के हक़ में बेहतर नहीं होगा। मिस सजावल ने वार्निंग के अंदाज में उंगली उठाई, झटके से गाड़ी बढ़ा ले गया। सरताज बेबसी से धूल उड़ाती गाड़ियों को दूर होता हुआ देखती रही। डोरबेल बजने के बाद वो दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही थी, जभी किसी ने इसके बेहद नज़दीक आकर कहा, जी किससे मिलना है आपको? पुरजोश अंदाज में इस्तफ़ार करते हुए बहुत दिलचस्पी से उरूज का जायज़ा ले रहा था। वो यकदम बदक कर पीछे हटी और निहायत गुस्से में सख्त सुस्त कहने वाली थी कि दरवाज़ा खुल गया और अंदर से बरामद होने वाली लड़की ने निहायत खुश दिली से कहा, अरे उरूश, आप आई हैं, अंदर आ जाइए। जी हाँ, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए, इस घर की तो किस्मत ही खुल गई है। वो बिला वजह बेतुकान बोले जा रहा था। उरूश बरसर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके पीछे दाखिल होने वाले अम्मात ने अपने कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके लाउंज में ही बैठ जाना ज़रूरी समझा। अयान की ट्यूशन टीचर रिबा उरूश को ड्राइंग रूम में ले आई। ये हमाद भाई हैं, मेरे कज़न। इनका घर तो लाहौर में है, लेकिन जॉब की वजह से हमारे यहाँ क़याम पज़ीर हैं। आप इनके अंदाज़ का बुरा मत मानिएगा। उरूश इस बात को नज़रअंदाज करके अयान के मुतालिक अरीबा से सवालात करने लगी, मगर इस पूरे दौरानिए में उरूश को खुद पर किसी की नज़रें चुभती ही रहीं। अस्सलाम वालेकुम। सब तीन शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला तो मीर गंजफ़र को अपने रूम में सोफ़े पर बैठा पाया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था? मुझे बुला लिया होता, आपने ज़हमत क्यों की? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम अभी ऑफ़िस से आए हो, चलकर खुद ही तुमसे मुलाकात कर लूँ, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। सबती, मैं और रानी कुछ दिनों के लिए गाँव जाना चाह रहे हैं। अगर तुम भी साथ चलना चाहो तो हम तुम्हारी मसरूफ़ियात के हिसाब से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। नहीं डैडी, मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए काफ़ी तवज्जो और वक़्त दरकार है। वैसे भी गाँव जाने का मेरा दिल नहीं करता। इस जगह ने हमें दिया ही क्या, सिवाय अपनों के बिछड़ने का गम और बेशुमार तल्ख़ यादें। सबतीन ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अपने असल से जुदा होना नामुमकिन है। इतने बरस परदेस में गुज़ारने के बावजूद वतन की मिट्टी वापस खींच ही रही, वरना जब यहाँ से गया था तब सोचा था पलट कर नहीं देखूँगा। सबुद्दीन सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। कहने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। ज़िंदगी में आगे बढ़ना और तरक्की करना ज़रूरी है, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम खुद से गाफिल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी और रानी की शादी हो जानी चाहिए। रानी के रिश्ते के लिए मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों में बात की। अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए मुझे ही फैसला करना होगा या इसका इख्तियार तुम अपने पास रखना चाहते हो? सबुद्दीन ने इस ज़िक्र पर एकदम चेहरा उठाकर बाप की तरफ देखा और उसकी निगाहों में झम से उरूश का चेहरा उतर आया। मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, जब वक़्त आएगा तो मैं खुद आपको आगाह कर दूँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन देखो मैं इस मामले में ज़्यादा ताख़िर का मुतहल नहीं हो सकता और तबीयत भी इस तबीयत की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने संजीदगी से कहा, ओ कम ऑन डैडी, आप बिल्कुल फ़िट है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचें। अभी आपको हम सब के लिए बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। इसने अपनी जगह से उठकर मीर गंजफ़र के बराबर बैठकर इनके हाथ थमकर मोहब्बत से कहा। सफदर अली शाह शिराज़ी इस वक्त गुस्से से तलमिला रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और अब तक इसका कहीं पता नहीं था। मुअज़्ज़म शाह किसी भी वक्त उनको ऐन मौके पर दगा दे जाता था और वो बावजूद शदीद गुस्से के उसका कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनकी सबसे लाडली औलाद होने के साथ वो उनकी पूरी जागीर में बराबर का वारिस था। इसके 18 साल होते ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके इसे अपनी पूरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बना दिया था। हालांकि इसके अलावा इनका एक और बेटा भी था, मखदूम अली शाह शिराज़ी, लेकिन मुअज़्ज़म शाह हमेशा से इनके दिल के करीब था। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि वो अपनी आदत व अतवार ज़िद्दी फ़ितरत हकमाना तरबियत में इन्हीं की परछाई था। इंतहाई सख्त और एक रिवायती जागीरदार जो छोटी-छोटी सी ख़ता पर भी बड़ी से बड़ी सख्त सज़ा देने का आदी था। इसके बानिस्बत मखदूम शाह अपनी माँ की तरह हलीम अलतबियत और रहमदिल शख्सियत का मालिक था। यही वजह थी कि वो बचपन से बाप के दिल के करीब ना हो सका और फिर जब मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसने गांव में ही खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो इस बात पर सफदर अली शाह शिराज़ी की अना को वो ठेस पहुँची कि वो तड़प उठे। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इतनी तवील और अरीज़ ज़िम्मेदारी और कई शहरों पर फैले हुए बिज़नेस के मालिक का बेटा ये मामूली पेशा अपनाए, लेकिन वो भी इन्हीं का
خون تھا اپنی منمانی کرتے ہوئے اس نے اسپتال کی بنیاد رکھ دی تھی اور اسی دن سے ان کے رشتے میں دراڑ سی پڑ گئی تھی۔ آج اتنا اہم دن تھا، مخالف پارٹی کے سابق ایم بی اے کو وہ اپنی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر چکے تھے۔ آج کی الیکشن کیمپین میں اس بات کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن معظم شاہ کا نمبر بھی آف تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر اس کا خاص محافظ کو کال ملائی۔ ہیلو خدا بخش، معظم شاہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے چھوٹتے کے ساتھ ہی اس کے بارے میں استفسار کیا۔ سرکار چھوٹے صاحب تو ہمیں شاہ ہاؤس میں چھوڑ کر اکیلے ڈرائیو کر کے گئے ہیں۔ خدا بخش نے مکمل لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے رٹی رٹائی بات دہرائی۔ معظم علی شاہ کی نظر اس پہ جمی ہوئی تھی۔ صفدر شاہ نے دانت پیستے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسٹرنگ پہ رکھے اپنے خوبصورت ہاتھ پہ سجی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ابھی اپنا ضروری کام نپٹا کر پی سی سے باہر نکلا تھا اور گاڑی مین روڈ پر ڈال دی تھی۔ اب اس کا رخ اپنی دل پسند ہستی کے گھر کی طرف تھا جو پہلی نظر میں اس جیسے بگڑے نواب کا دل چرا لے گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی کمی تھی، وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو لباس کی طرح لڑکیاں بدلتے تھے۔ شہر میں بھی کافی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، لیکن یہ دوستی وہ صرف غرض کی حد تک ہی نبھانے کا قائل تھا۔ جس دن اس کا دل بھر جاتا وہ پلٹ کبھی نہ دیکھتا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس دوستی کا حق معاوضے کی صورت میں اس طرح ادا کرتا تھا کہ وہ سب لڑکیاں کچھ دن اس کے عشق میں ماہی آبوں کی طرح تڑپنے کے بعد خود اس کی دی ہوئی عنایتوں پہ اکتفا کر لیتی تھیں۔ عروج سے ہونے والی ملاقات میں وہ خود اس بات پہ حیران تھا کہ اس جیسی نازک اقدام، غم خور اور سادہ طبیعت کی لڑکی کیسی پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں اتر گئی کہ اب اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ وہ 8ویں پہر اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی وہ ایک پل بھی اس کی یاد اس کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ پہلے اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا خیال میروں سے بدلہ چکانے کا بھی آیا تھا، لیکن جس طرح کی فیلنگ آج کل وہ عروج کے لیے فیل کر رہا تھا، عروج کا خیال آتے ہی جس طرح اس کے جذبات اس کے اندر مچ رہے تھے، اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ پوری سچائی سے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب عروج سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا، بہت جلد یہ بات بابا صاحب تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر کچن میں چائے بناتی عروج سے ایک پل کے لیے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آیا ہے؟ تم ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، سمینہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والے کو دیکھ کر چند ثانیے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے اپنے بھرپور سراپے کے ساتھ وہ سامنے کھڑا تھا۔ خدا بخش سامان اندر لے آؤ، اس نے اپنے محافظ کو حکم دیا۔ خدا بخش اس کے لائے ہوئے گفٹس کے بیگز فروٹس کے شاپ پر گاڑی سے نکلنے کے لیے بھاگا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری گمبھیر آواز میں سلام کر کے آگے بڑھا تو سمینہ اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ آپا کیسی ہے؟ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ سب خیریت ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کی بھٹکی ہوئی نظریں عروج کو تلاش کر رہی تھی اور سمینہ سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کی آواز سن کر ہاتھ میں ٹرے لے کھڑی عروج کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ عروج نظر نہیں آ رہی ہے کیا؟ وہ گھر پر نہیں ہے؟ شاہ نے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب میں بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں عروج سے کہتی ہوں چائے لے آئے، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف آ گئی۔ عروج نے ماں کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ معظم شاہ آیا، تم دیکھو اگر گھر میں کچھ ہے تو چائے کے ساتھ وہ بھی لے آؤ، سمینہ نے سرگوشی کے انداز میں بیٹی سے کہا۔ امی، ہمارے گھر کا بہترین ریفریشمنٹ بھی ان کی شان کے آگے ہیچ لگے گا، لیکن فی الحال تو وہ میسر نہیں، عروج نے ناگواری سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چائے ہی لے آؤ، سمینہ مایوسی سے کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ عروج اچھی طرح سے سر پہ دوپٹہ جما کر ہاتھ میں ٹرے تھامے کچن سے برآمد ہوئی۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا جیسے اسی کی آمد کا منتظر تھا، اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لان کے لائٹ پرپل کلر کے سستے سے سوٹ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نے اسے سرتاپا بغور دیکھا۔ چودھری کے چاند کی چٹکتی ہوئی چاندنی جیسا روپ شاہ کو مسحور کر گیا۔ السلام علیکم، عروج نے آستگی سے سلام کیا اور ٹرے چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر سمینہ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عروج؟ شاہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، عروج نے مختصر جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔ شاہ کی روح تک میں جھانک لینے والی تیز اور آنچ دیتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کا یارہ اس میں نہ تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آپ ہمارے پاس ہی رہیں، لیکن خالہ جان آپ نے یہاں واپس آنے کو ترجیح تو میں نے آپ کے فیصلے کی تردید نہیں کی، لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہاں رہنا بالکل گوارا نہیں۔ اگر آپ گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تو ہمارے شہر والے بنگلے شفٹ ہو جائیں، کم سے کم آپ کو اس بات پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ نے اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سوال سمینہ سے کر رہا تھا، لیکن نظریں عروج کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ بھی ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ معظم علی شاہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، ورنہ وہ تو حکم دینے کا عادی تھا اور اس کے سامنے جواب دینے کی جرأت پورے گاؤں میں کسی کو نہ تھی۔ حتیٰ کہ صفدر علی شاہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے 10 بار سوچتے تھے۔
मौसम बेटा, बात दरअसल ये कि तुम्हारे खालू के गुजर जाने के बाद वाहिद निशानी है इनकी। इस जगह से मैं ताल्लुक़ तोड़ना नहीं चाहती। मोहल्ले वालों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और साथ भी काफ़ी पुराना है, और फिर तुम लोगों के होते हुए किस बात का कोई डर खौफ नहीं। समीना ने बड़ी मुश्किल से ये अज़र तलाश किया, वरना इनकी समझ में नहीं आता कि वो किस तरह शाह की तसल्ली करें जो उसकी शान पे गरा भी ना गुजरे और उनका भरम भी रह जाए। शाह ने गहरी सांस लेते हुए मुश्किल बात हजम की थी। आप बेफिक्र रहिए, जब भी ज़रूरत पड़े बिला झिझक याद कर लीजिएगा। इसने सीने पे हाथ रखकर ज़रा-सा ख़म को किया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, घड़ी देखते हुए बोला, और उरूज पर एक भरपूर नज़र डालकर जाने के लिए खड़ा हो गया। इसके घर निकलते ही उरूज ने गहरी सांस खारिज की। इसे शाह का इस तरह के घराना खतरे की अलामत लग रहा था। वो अभी तक मौज़म शाह से हुई पहली मुलाकात खौफ से बुरी तरह बाहर भी न निकल सकी। इससे पहली मुलाकात आज भी रोज़े अव्वल की तरह उसकी याददाश्त में महफूज़ थी। शौहर की अचानक मौत ने समीना को इतना हवास बख्ता किया था कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर गाँव रवाना हो गई थी। वो गाँव जिसने इनके बहुत से प्यारों को इनसे जुदा कर दिया था, जहाँ से वो ढेरों मलाल और गमों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला लेकर रात के अंधेरे में निकली थी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा कभी वहाँ का रुख करेंगी, लेकिन किस्मत इन्हें एक बार फिर इन्हीं सलाख रास्तों पर ले आई थी। गाँव के जाने-पहचाने रास्तों पे कदम रखते इनकी यकायक पानियों से भर गई थी। माज़ी के तल्ख़ मंज़र किसी फ़िल्म की तरह इनकी आँखों के सामने चलने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी फौरन रोक दी। किराया अदा करके वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर आए। दाखिली दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदारों में से एक ने इस्तफ़ार किया। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? हम शहर से आए हैं, रुखसाना बीबी से मिलना है। इनसे कहो समीना गज़ीनी आई है। पहरेदार ने सर हिलाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे में से छोटी सी खिड़की खुली। पहरेदार ने पैगाम अंदर पहुंचाने के लिए कहा। समीना ने गर्दन मुड़कर उर्श की तरफ देखा और तसल्ली रखने के लिए इशारा किया। थोड़ी देर गुजरने के बाद हवेली का दाखिली दरवाज़ा इन लोगों के लिए खोल दिया गया। हवेली की पूरी शिकवा इमारत देखकर रूश और अयान दंग रह गए थे। अम्मी की बहन इतने शानदार घर में रहती हैं आपी, फिर हम क्यों इतने गरीब हैं? अयान ने शरारत से बहन के कान में कहा तो रूश ने घूर कर इसे देखा और आंखों ही आंखों में इसे चुप रहने की तंबिया की, क्योंकि मुसल्ला गार्ड इनके पीछे ही चल रहा था। दाएं बाएं फैले हुए ताहत निगाह फैले हुए वसी व अरिस लॉन और इससे आगे कारपोर्ट जिसमें कम से कम 50 गाड़ियां खड़े करने की गुंजाइश थी। मार्बल की चमकदार तवील रोशन रविश उम्र करके जब वो अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़े तो रुखसार इन्हें दूर से खड़ी नजर आई। जैसे इन्हें समीना की आमद की खबर मिली मिली वो बेकरार सी दरवाजे की जानिब भागी चली आईं। अगर हवेली के असूलों की पासदारी का ख्याल न होता तो शायद दाखिली दरवाजे पर ही पहुंचकर बहन को गले लगा लेती। वो बहन जिसकी एक झलक के लिए वो पिछले 20 साल से तड़प रही थी, समीना के आगे बढ़कर इनसे लिपट गई। रुखसाना दीवानावार इन्हें चूम रही थी। दोनों की आंखों से जार आंसू बह रहे थे। समीना, इस ज़िंदगी में अगर तुम ना मिलती तो मैं रोज़ हमेशा तुम्हें कभी माफ़ ना करती। रुखसाना ने बहन को लिपटाए हुए शिकवा किया। समीना चुप रही, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रवा थे। ये तुम्हारी बेटी है। उन्होंने नाजुक सी उरूज के गालों को छूकर इसे गले लगाया। समीना ने इस बात में सर हिलाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बिल्कुल, वो कुछ कहते-कहते लब भींच कर खामोश हो गई। अल्लाह साए उम्र दराज करे, आमीन। उन्होंने प्यार से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो उरूज के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिससे इसके गाल में पड़ने वाले डिंपल नुमाया हो गया। ज़ैनब भी मेहमानों की आमद का सुनकर कमरे से बाहर निकल आई थी। समीना और इनके बच्चों को देखकर के ज़ख्म फिर से हरे हो गए थे। वो दोबारा पलटकर अपने कमरे में चली गई। ये मेरा बेटा है आप अयान गज़नी, समीना ने बताया तो रुखसाना ने हैरत से खुशी से देखते हुए इसके सर पर हाथ रखा। जब समीना और अपने शौहर और बेटी के साथ गाँव छोड़ कर गई थी, इसकी 10 साल बाद अयान की पैदाइश हुई थी। बहनों की मौत की खबर सुनकर रुखसाना को अफसरदा कर गई थी। समीना, तुम तो खबर तो करती, इतना बड़ा हादसा तुमने कै अकेले ही झेल लिया? रुखसाना ने तासुब से कहा। कहाँ झेल सकी आपा, इसलिए तो सब कुछ भुलाए यहाँ चली आई, वरना 20 साल में कभी ना सोचा था कि ज़िंदगी दोबारा यहाँ ले आएगी। इनकी अचानक मौत ने मुझे बहुत तन्हा बेबस कर दिया। यूँ लगता है जैसे मेरे घर की दीवारें ढह गई हैं। रात-रात भर नींद नहीं आती, ये सोच के कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। समीना आसुर्दगी से बोली, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हर मुश्किल आसान कर देगा। इसी बहाने ही सही तुम्हें अपनी बहन का ख्याल तो आया। उन्होंने बहन को समझाते हुए कहा। भाई साहब और बाकी सब कहाँ है? ज़ैनब कैसी है? समीना ने झिझकते हुए ज़ैनब के बारे में इस्तफ़ार किया। वो तो शहर ही होते हैं, इलेक्शन की वजह से बहुत मसरूफ़ है आजकल, कहाँ हवेली कम ही आना होता है। खैर से मखदूम शाह डॉक्टर बन गया, गाँव में ही इसने हॉस्पिटल बनाया है, अल्लाह इसे कामयाब करे। समीना ने दिल से दुआ दी। मौसम शाह का तो तुम्हें पता है, वो अपने बाप की तरह मनमौजी है, ना इसके जाने की किसी को खबर होती है, ना आने का पता। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की भी मदाखलत पसंद नहीं करता।
نہ جانے 2 दिन سے کہا ہے, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری موت کی خبر بھی اسے خیروں سے ملے گی. ارے آپا مایوسی کی باتیں نہیں کرے, اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. سمینا نے تسلی دی. چلو تم لوگ فریش ہو جاؤ, میں کھانا لگواتی ہوں, رخسانہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی. نسرین انہیں گیسٹ روم لے جاؤ, انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا. وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ملازمہ کی رہنمائی میں گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے. رات کے 3 بجے اچانک عروج کی آنکھ کھلی تو پیاس سے اس کا حلق خوش ہو رہا تھا. اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی, پھر مایوس ہو کر بے خبر سوئی ہوئی ماں کی طرف دیکھا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. اتنی بڑی حویلی میں اس وقت ہو کا عالم تھا. وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی, جیسے کچن کی طرف جانے والی راہ دری کی طرف مڑی, بڑی زور سے کسی سے ٹکرائی. آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے. اس نے بڑے تیش کے عالم میں عروج کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا. کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ بولو. وہ عروج پر جھکا ہوا تھا. وہ 2 دن بعد آج ہی شکار سے واپس آیا تھا. اس وقت اپنے خاص مہمانوں سے فارغ ہو کر ڈیرے سے لوٹا تھا. رات کے اس پہر عروج کی موجودگی سے حیران کر گئی تھی. عروج کی جھیل جیسی آنکھوں سے موتیوں کی صورت ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. اس نے بھلا کب اتنی سختی جھیلی تھی؟ ماں اور باپ دونوں نے اسے کبھی پھول کی چھڑی بھی نہ چھوئی تھی. اس کے منہ سے اٹھتی ناگوار بو سے عروج کے حواس معطل ہونے لگے. یہ ڈرامہ بند کرو اور جواب دو, کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بھیجا تمہیں؟ وہ آنکھوں سے عروج کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدلحاظی سے بولا. وہ میں مسز مسرور غزنی کی بیٹی ہوں. ہم آج ہی شہر سے آئے. یہ میری خالہ جان کا گھر ہے. عروج نے اٹکتے ہوئے روندی آواز میں جواب دیا. مس مسرور غزنی کا نام سنتے معظم شاہ کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں. عروج پر اس کی گرد ڈھیلی پڑ گئی. رونے سے اس کا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا. شاہ نے انکش شہادت سے دھیرے سے اس ڈمپل کو چھوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. موقع پاتے عروج نے الٹے پاؤں کا سیڑھیاں پلانکتے ہوئے بھاگ گئی. شاہ کی نظروں نے اوپر تک اس کا پیچھا کیا. پھر پیشانی مسلتے ہوئے اس نے مسرور غزنی کا نام دہرایا. مسرور غزنی کا مطلب تیمور علی غزنی کی بیٹی. اس نام نے اس کا سارا نشہ حیران کر دیا تھا. امیر نگر والوں سے بدلہ چکانے کا ایک اہم اور نازک مہرہ وہ خود چل کر اس کے گھر آ گیا تھا. یہ سوچ کر اسے اندر سرشار کر گئی تھی. اپنی دلکش مونچھوں پر انگلیاں گھماتے ہوئے شاہ کے چہرے پر بڑی خوبصورت مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری تھی. عشاء کی نماز اس کے کانوں میں پڑی تو عروج ایک جھرجھری سے لے کر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی. مس عروج, آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے آپ سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ کی وجہ سے میری کمپنی کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. مس عبدل نہایت غصے میں اس سے مخاطب تھا, لیکن پھر بھی اس کی آواز دھیمی اور انڈر کنٹرول تھی. سر ایکسٹریملی سوری. آپ کے سائن لینے کے بعد میں نے وہ فائل اپنی ٹیبل پہ ہی رکھ دیا تھا. پھر پتہ نہیں کیسے وہ فائل بینک بھجوانا گئی. عروج نے شرمندگی سے انگلیاں مروڑتے اپنا سر جھکا لیا تھا. اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نمایاں تھی. سب تین نے لب بیچ کر اسے دیکھا اور بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی. اوکے, آپ جا سکتے ہیں اور اندر خیال رکھیے کہ اس قسم کی غلطی نہ ہو. اس نے مزید سرزش کرنے کا ارادہ تک کر دیا. پھر بھی دھیمے لہجے میں عروج کو تنبیہ کیا. اوکے سر, آئندہ ایسی غلطی نہ ہو, میری پوری کوشش ہوگی. وہ مشکل صرف اتنا ہی کہہ سکی اور کمرے سے نکل گئی. سب تین نے اپنے رویے پر تاثر سے سر جھٹکا اور موبائل پر کال ملانے لگا. عروج اپنے کیبن میں آئی. چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھوں کی نمی کو جلدی سے حلق میں اتارا. ٹھیک ہے, غلطی میری تھی. مجھے اتنا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے خود کو سمجھایا. اس انسلٹ پر وہ رونس ہو گئی تھی. وہ بھی کیا کرتی جن سے معظم شاہ اچانک ان کے گھر آتا ہے, جن سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی. شاہ کی آنکھوں میں لو دیتی جذبوں کی آنچ سے اس کے من میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے. جب سے وہ حویلی ہو کر آئی تھی وہاں کی شان و شوکت عمارت کے آگے سے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا. اس پر خالو جان کا سرد مہر رویہ سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا. وہ ان کی حویلی میں قیام پر خوش نہیں تھے. وہ کوئی خوابوں میں رہنے والی کی نہیں تھی. حقیقت سے نظر و چنان اس کی سرزش میں نہیں تھا. والدین نے اس کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی کہ وہ 20 سال کی عمر میں اپنی عمر سے زیادہ بردبار اور حقیقت پسند ہو گئی تھی. شاہ کی آمد کا مقصد وہ اچھی طرح جانتی تھی. حویلی میں اتنے دن گزارنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ بے مطلب کسی کو اہمیت دینے والوں میں سے نہیں. لیکن عروج کا دل اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ شاہ کی پیش قدمی کو خیر مقدم کرے. یہی سوچ اسے اتنا الجھا گئے تھے وہ گھر تو کیا آفس میں بھی غائب دماغی سے کام لیتی, جس کی وجہ سے آج اس اچھی خاصی جھاڑ پڑی تھی. وہ دوبارہ ایسی کسی کوتاہی کی معطل نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے ہر سوچ کو اپنی ذہن سے جھٹک کر سامنے پڑی فائل پر جھک گئی. میر جعفر صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے جب ان کی نظر کل یونیورسٹی میں ہونے والے الیکشن میں 2 گروہ کے تصادم اور اس میں ہونے والی فائرنگ کے ذکر پر پڑی تو وہ تنتناتے ہوئے بیٹے کے کمرے کی جانب بڑھے. میر سجاول نقص سے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے منہ گفتگو تھا. جب وہ بنا دستک دیے بغیر اندر داخل ہوئے, اس نے آئینے میں باپ کو چہرے پہ سخت تاثر لیے دیکھا. میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اس نے فوراً فون بند کر دیا. میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یوں سرے
रहा, उलझना छोड़ दो, वरना इस बार अगर तुम फंसे तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। लेकिन तुम कुछ समझने की कोशिश करो। तब ना वो खांसी झिंझलाए हुए थे। बाबा, मैं सब समझता हूँ, अपने दुश्मनों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है, और आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं फंसूंगा। फंसेगा तो वो और दुनिया देखेगी मैं मौसम अली शाह शहराजी को कैसे मजा चखाता हूँ। आंखों में नफरत लिए से इंतहाई सर्द लहजे में कहा, कहीं ऐसा न हो इसे मजा चखाने के चक्कर में तुम खुद मौसम शाह का निवाला बन जाओ। तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस बार भी सफदर के एम बनने के फुल चांसेस नजर आ रहे हैं, वो फिक्रमंदी से बोले। वो कामयाब कैंपेन कर सके तो जीतेंगे ना। आप देखिएगा मैं किस तरह कदम पर कदम इन्हें धूल चटाता हूँ। कैंपेन में इसका स्कैंडल बनाऊंगा कि इनके वोट महंग ही नहीं रहेंगे। मिस्टर जावल अपने बनाए गए इस मंसूबे पर फाताना अंदाज से मुस्कुराया। इसकी बात सुनकर जाफर साहब के दिल को कुछ सुकून मिला। अगर वो ताकतवर है तो हम भी इनसे कमतर नहीं है जो आप मुझे बुजदिली का सबक दे रहे हैं। दौलत, स्टेट और रुतबे में हम इनकी बराबरी का दर्जा रखते हैं। इसने काफ़ी नाराज़गी से कहा। मीर, वो मतलब नहीं था, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मैं किसी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहता। मीर परवेज़ के बिछड़ने के बाद अब मुझ में तुम्हारी जुदाई सहने का हौसला नहीं है। बेटे की नाराज़गी का ख़्याल इन्हें बेचैन कर गया। मीर गंजफ़र और रानिया जब मीर हवेली पहुंचे तो मीर जाफर ने बड़ी गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। इनके बेनस्बत फ़ायज़ा बेगम का अंदाज़ हमेशा की तरह सर मेरी लिए हुआ था। इस उम्र में भी इनके मिजाज में किसी किस्म की नरमी या लचक नहीं आई थी। वो आज भी इतनी मगरूर और अना परस्त थी। साईं, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। इतने अरसे तक आप लंदन में रहे और अब भी आपने गाँव की बजाय शहर को तरजीह दी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से भाई से शिकवा किया तो फ़ायज़ा ने बेचैनी से पहलू बदला। बस इस माहौल में मुझे घुटन महसूस होती है। जब तक यहाँ रहता हूँ बेचैन ही रहता हूँ। अगर मेहरबानों की ज़िंदगी ने वफ़ा की होती तो मैं अब भी वापस ना आता, लेकिन इनके इंतकाल ने मुझे तोड़ दिया और मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गया। गंजफ़र साहब बीवी का ज़िक्र करते हुए अफ़सरदा हो गए। हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत होती है। जिसकी जितनी ज़िंदगी है वो इतना ही जिएगा। जाफ़र साहब ने भाई का हाथ थाम कर कहा, अब आप कुछ दिन यहीं हमारे साथ रहेंगे। आपका साथ मुझे बाबा साहब की शफ़क़त की याद दिलाता है। वैसे भी इन 3 सालों में 2 बार ही आप गाँव आए हैं। साईं, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। फ़ायज़ा बेगम ने मदाखलत की और वहाँ से वॉकआउट कर गईं। दोनों भाइयों की मोहब्बत इनसे हज़म नहीं हो रही थी। इतना अरसा इस ख़ानदान में गुज़रने के बावजूद भी इनके दिल में किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं थी। रानिया वहाँ से उठकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ आ गई। इसकी नज़रें यहाँ-वहाँ नगीन को तलाश कर रही थी। जब वो इसे नज़र नहीं आई तो अपने कमरे में आ गई। बेड पे बैठकर वो शूज़ उतार रही थी। जब दरवाज़े पे दस्तक हुई, "यस, कम इन।" नगीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। "अरे नगीन, मैं अभी तुम्हें ही ढूँढ रही थी।" रानिया से देखकर खड़ी हो गई। "मुझे अभी खबर मिली कि शहर से रानिया बीबी और बड़े साहब आए, तो सब काम छोड़कर आपसे मिलने चली आई।" नगीन ने खुश होते बताया और आकर इसे लपट गई। ऊँची पौनी वाली नाज़ुक सी गुड़िया जैसी ये मालकिन इसे बहुत पसंद थी। इस बेतकल्लुफ़ में पूरा हाथ रानिया का था, जो हवेली के मालिकों में से और लंदन में परवरिश पाने के बावजूद भी किसी किस्म के एहसास बरतरी से पाक थी। वो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। लंदन में माँ के गुज़रने के बाद एक बहन की कमी का एहसास शिद्दत अख्तियार कर गया था। नगीन से पहली मुलाकात में बहुत अपनी-अपनी लगी थी। वो हवेली की मुलाज़िमा थी, लेकिन अपने रख-रखाव ज़ाहिरी होने से वो कहीं भी मुलाज़िमा नहीं रखती थी, और फिर इसकी प्यारी बातों ने रानिया को इससे और भी करीब कर दिया था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। रानिया ने शॉल और सूट के शॉपर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं बीबी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अगर बड़ी बीबी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। नगीन सचमुच घबरा गई। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम फ़ौरन ये सब अपने क्वार्टर में ले जाओ। रख लो प्लीज़, मैं बहुत दिल से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शुक्रिया। नगीन ने रानिया की अपने लिए मोहब्बत देखी तो मुस्कुराते हुए शॉपर्स थाम लिए। सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँ तो तुम चलोगी? वो जाने के लिए मुड़ी तो रानिया ने इससे सवाल किया। बड़ी बीबी इजाज़त देंगी तो क्यों नहीं जाऊँगी? नगीन ने मासूमियत से कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूँगी। रानी ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। नगीन के लिए खबर बड़ी पुरमसर्रत थी। वो बचपन से शहर में रही थी, लेकिन कुछ अरसा पहले शहर में होने वाली बारिश से इस घर की छत गिर गई, जिसमें इसके वालिदैन हलाक हो गए। वो दादी के पास गाँव आई हुई थी, इसलिए बच गई, और फिर वो दादी के पास गाँव में ही रहने लगी। यह मालिकों की गुलामी पर इसे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि इसके आबो अजदाद पीढ़ियों से इस खानदान के यहाँ चाकरी कर रहे थे, और वो खुद भी बड़ी मेहनती लड़की थी। मगर फ़ायज़ा का हद आमेज़ रवैया इसके लिए नया और नाकाबिल बर्दाश्त था। इस अचानक रिहाई की खबर पर वो अंदर तक सरशार हो गई थी।
रूश घर पर दाखिल हुई तो सामने अयान की ट्यूशन टीचर, इनकी वालदा और उनके साथ एक अजनबी खातून जो अयान की टीचर की मानिती को बैठा देखा तो कुछ हैरान को होकर माँ की तरफ देखते हुए उसको सबको सलाम किया। ये मेरी बेटी रूश। उन्होंने सामने बैठी खातून को बताया तो उन्होंने खड़े होकर इसके सर पे हाथ रखने के साथ साथ इसे लिपटा लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी, जितनी तारीफ सुनी थी इससे बढ़कर ही पाया है। रेहाना बेगम ने मैंने ख्याजी से कहा तो रूश ने सवाले नज़र से माँ को देखा। तुम फ्रेश हो जाओ रूश, थक गई होंगी, जाओ मुँह हाथ धो लो। समीना ने इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया तो रुश फ़ौरन ही माज़रत करते हुए वहाँ से उठ गई। थोड़ी देर बाद समीना इन लोगों को रुख़सत करके उनके पास आई तो उसने फ़ौरन दरियाफ़्त किया, अम्मी ये लोग हमारे घर क्यों आई थी? इनके साथ वो आंटी कौन थी? बेटा ये अरीबा की मुमानी थी। इस दिन जब तुम इनके घर गई तो उनके बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया और लाहौर से अपनी माँ को बुला भेजा। वो इसी सिलसिले में आई थी। कह रही थी इनका बेटा यहाँ जॉब करता है और मुस्तक़बिल में यहीं अपना घर बसाने का इरादा रखता है, इसलिए हम इस बारे में संजीदगी से सोच कर जवाब दें। शायद तुमने इस लड़के को देखा भी है इनके घर। अरीबा बता रही थी जिस दिन तुम इनके घर गई थी वहाँ पर भी वो वहाँ मौजूद था। अरीबा ने इस बात में सर हिलाया। अगर फैमिली अच्छी है और मैं बाजी साहब से कहकर थोड़ी छानबीन भी करवा लूँगी तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नहीं। वैसे भी लोग बड़ी चाह से मांग रहे थे तुम्हें। समीना ने अपने पड़ोसी पासे साहब का हवाला देते हुए कहा जिनकी फैमिली से इनके घर जैसे ताल्लुकात थे। अम्मी हम इतनी जल्दी कैसे अनजान लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी आपको तनहा छोड़कर नहीं जा सकती, कम से कम अयान के मैट्रिक करने तक तो बिल्कुल भी नहीं। उर्श ने साफ जवाब दिया। इसे हम्माद का लौफराना रवैया भी याद आ गया था। इस दिन अरीबा के घर होने वाली इस मुलाकात में से हम्माद की आंखों में अपने लिए हविस का बखूबी अंदाज़ा हो गया था और खुद पर चिपटी नजरों ने इसे अच्छा खासा बेचैन कर दिया था। वहाँ दो घड़ी बैठना इसके लिए दो भर हो गया था। कच्चा है कि इस रिश्ते को अम्मी इतना सीरियस ले रही थी, इस बात पर वो झंझला कर रह गई थी। ज़मीना इसके दो टोक जवाब पे खामोश होकर रह गई। हम्माद की अच्छी जॉब का सुनकर वो इस रिश्ते के लिए संजीदा ज़रूर हो गई थी। वो उर्श की शादी जल्द से जल्द करने की ख्वाहिशमंद भी थी। चाहती थी कि इनकी ज़िंदगी में उर्श अपने घर की हो जाए। बहरहाल इस मामले में जल्दबाज़ी या अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। जाफ़र साहब और फ़ायज़ा बेगम किसी डिनर में शिरकत के लिए गए हुए थे और अब तक वापस नहीं लौटे थे। रानी ने बेजाय से टीवी ऑफ़ किया और उठकर मीर ज़फ़र के कमरे में आ गई। इसने सोचा क्यों ना कुछ देर डैडी के साथ गपशप लगाए। दरवाज़े पे दस्तक देते हुए अंदर आई तो देखा ग़ज़फ़र साहब सीने पे हाथ रखे करा रहे थे। वो जल्दी से भागकर इन तक पहुँची। डैडी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उनके सीने पे हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, चलें हमें फ़ौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, प्लीज़ ज़िद मत करें। इसने परेशानी से कहा और उन्हें सहारा देते हुए उठाने लगी। वो उन्हें लेकर बाहर निकल आई। नगीन नगीन ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। नगीन इसके पुकारने पे लॉन्च में आई, फिर उल्टे कदम भागते हुए कार पोर्च की तरफ चली गई। रानिया बमुश्किल मीर गनसफर को लेकर गाड़ी तक पहुंची, फिर ड्राइवर की मदद से इन्हें गाड़ी में बैठाया। खुद भी इनके बराबर बैठते ड्राइवर से बोली, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन बीबी हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी, ड्राइवर ने आगाह किया। क्यों, क्या यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं है? इसने परेशानी से सफ़ार किया। बेबी हॉस्पिटल तो है मगर इस इलाके में अमीरों का जाना मना है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस फ़ौरन वहाँ ले चलो, बाकी बातें मैं बाद में देख लेंगे। इसने इंतहाई परेशानी के आलम में बाप को देखते हुए कहा। मगर बीबी वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं। आप नहीं जानते मौज़म शाद कितना शफ़ाक इंसान है। गलती से भी कोई इस तरफ चला जाए तो उसे माफ़ नहीं करता और मीर नगर के लोगों को तो वो इंसान ही नहीं समझता। ड्राइवर ने बेबसी से कहा था। तो सच तो ये था वो खुद भी वहाँ जाते हुए घबरा रहा था। आम हालात में तो वो शाहपुर जाने वाले रास्ते से गुजरने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक मीर नगर से अगर कोई भटक कर भी इस तरफ गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया था। और ये बात इसे हौलाए दे रही थी। इस वक्त मेरे लिए डैडी की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम नीचे उतरो, मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगी। रानिया तंग आकर बोली, ठीक है बेबी मैं ले चलता हूँ। ड्राइवर को चार होना चार मानना ही पड़ा। ना मानने की सूरत में सी का नुकसान था, क्योंकि फिर मीर जाफ़र अली के गज़ब से इसे कौन बचाता। 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो लोग मखदूम शाह शिराजी के हॉस्पिटल में मौजूद थे। रात के 12 बज रहे थे। मखदूम शाह अब घर के लिए निकलने ही वाला था, क्योंकि इस वक्त मरीजों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर ही होती थी और उसने स्टाफ को ये हिदायत दी थी कि इमरजेंसी की सूरत में बिला झिझक रात के किसी भी पहरे से कॉल करके बुला लिया जाए। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर मखदूम शाह ने फ़ौरन अटेंड किया। ये मेरे डैडी है मीर गंज़फ़र अली, हार्ट पेशेंट है। रानिया ने रूहान सी होकर मुतल्ला किया। डॉक्टर मखदूम अली शाह ने इसके तारुफ पर चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर अपने तासुरात छिपाते हुए कहा, आप टेंस ना हो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, तब तक आप बाहर बैठकर इंतज़ार करें। मखदूम शाह इसे बाहर भेजकर इब्तदाई तबी इमदाद देने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद फारिग होकर बाहर निकला तो वो बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रही थी। इसे देखकर जल्दी से इसके पास आई। डैडी की तबीयत कैसी है अब? इसने बेताबी से सवाल किया। सीरियस होने वाली बात नहीं, धड़कन तेज़ हो
गई थी। बीपी हाई की वजह से मैंने डोज़ दे दिया है, कुछ देर में आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। इसका जवाब सुनकर रानिया ने इत्मीनान भरी सांस ली। वैसे पूछ सकता हूँ, ये आने का मशवरा आपको किसने दिया? मखदूम शाह ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया। जी, इसने होंकों की तरह इसकी तरफ देखा, फिर ख़्याल आने पर खुद ही वज़ाहत देने लगी। ड्राइवर ने तो मना किया था, मगर डैडी की हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। क्या आप भी ख़ानदानी दुश्मनी को मद्देनज़र रखते इलाज करते हैं? इसने उल्टा इस पर ही सवाल दाग दिया। नहीं, मैं इंसानियत को मद्देनज़र रखता हूँ। मुझे मेरा पेशा ये इजाज़त नहीं देता कि मैं इलाज करते हुए दोस्त या दुश्मन के फ़र्क को सामने रखूँ। मेरे लिए सब इंसान बराबर है और वैसे भी मैं इस दुश्मनी को बेमायनी समझता हूँ। इसके जवाब पे रानिया के चेहरे पे हल्की-सी मुस्कुराहट ने छप दिखाया, जिसे मखदूम शाह ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। आज फिर वो इसका रास्ता रोक के खड़ा था। दशा ढरी सहमी इसकी नज़रों के सार में थी। आज रात तुम मुझसे मिलने आओगी नहर के पीछे वाले खेतों में। आज दिल कर रहा है कि फुर्सत से सामने बिठाकर तुम्हारा दीदार करूँ। ये पल दो पल की मुलाकात तो कमबख्त ना दिल को सैराब करती है, ना आँखों को। मीर सजावल इसके नाज़ुक नगोश से सजे चेहरे को नज़रों में समाये गज़ब के आलम में बोला। इसकी फरमाइश पे ज़रा की टाँगें काँपने लगी और मीर की ज़हनी हालत पर शोभा होने लगा। इसने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मीर पूरी तवज्जो से ज़रताश की तरफ देख रहा था। इसकी सोच पढ़कर इसने एक ज़बरदस्त कहकमा लगाया। "ज़रता, तुम जो भी समझो, मगर आज मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। तुमने मेरी नींद, सुकून सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। आज की मुलाकात हमारी मोहब्बत की दास्तान की किताब में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। बोलो जानम, पूरी करोगी ना मेरी ख्वाहिश?" इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। इस वक्त वो ब्लैक कलर के शलवार सूट पर गले में अजरक लटकाया हुआ था। गर्मी की हिद्दत से इसकी गुलाबी माइल सफ़ेद नमकती रंगत सुर्ख पड़ी थी। ज़रशान ने इसे नज़र भर देखा। "इस तरह क्यों देख रही हो? क्या बहुत अच्छा लग रहा हूँ? डोंट वरी, तुम्हारा ही हूँ ज़िंदगी भर देखती रहना।" इसके इस तरह तवज्जो से देखने के बाद मीर सवाजल की तेज़ नज़रों ने फ़ौरन नोट किया। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, "मीर साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे इतनी बड़ी आज़माइश में मत डालें। आपके घर में भी माँ-बहन है, इज़्ज़त सबकी साँझी होती है। मेरे माँ-बाप के पास इज़्ज़त के सिवा कुछ भी नहीं। प्लीज़ हम पर रहम करें।" बेबसी से कहते हुए जरदार की आँखें आँसू से भर गई। "इज़्ज़त ही तो बनाना चाहता हूँ तुम्हें। अगर सिर्फ़ दिल लगी की होती तो कब का उठा कर ले जाता।" मीर ने भरहमी से कहा। शिद्दत जज़्बात से इसकी आँखें सुर्ख हो गईं। ज़रदाश्त के आँसू इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। दशा ने लर्ज़ आकर इसे देखा। "आप महलों में बसने वाले और मैं आपके कदमों की खाक बराबर नहीं। आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं। आखिर आप समझते क्यों नहीं हैं?" ज़रदाश्त ने बहुत सँभल कर अपनी बात पूरी की। मुश्किल तो ये थी कि वो भरम भी नहीं दिखा सकती थी। "देखो ज़री, मैं समझाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें कह दिया रात को आना है तो आना है। एनी हाउ अगर तुम नहीं आए तो याद रखना, जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो।" इसका इशारा मुअज़्ज़म शाह शिराज़ी की तरफ था। वो दो टोक लहजे में बोला। इसका मूड एकदम ही बदल चुका था। ये कहकर वो रुका नहीं, फ़ौरन ही गाड़ी बढ़ा ले गया। ज़रताश की सोच इससे आगे नहीं जा रही थी कि मीर सजावल इसके ख़ानदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों ना हो, मगर ये फ़र्क कोई मायने नहीं रखता इस हकीकत के सामने कि वो शाहपुर की बासी थी और मुअज़्ज़म शाह मीरों के लिए मौत की अलामत था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। मुअज़्ज़म शाह बेसुध पड़ा हुआ था। जब मोबाइल की रिंग मुसलसल बजने से इसकी नींद में खलल पैदा हुआ। उसने बेज़ारी से करवट बदलकर साइड टेबल से मोबाइल उठाकर देखा था। स्क्रीन पे चमकता नंबर देखा इसे मजबूरन कॉल अटेंड करना पड़ी। "हेलो," इंतहाई बिगड़े हुए तेवरों के साथ कहते मुअज़्ज़म शाह ने अपने बालों में हाथ फेरा। दूसरी तरफ कॉल पर जो कोई भी था, इसे की बात सुनकर इसके माथे पर लातदार शिकनें पड़ गईं। रात की ड्रिंक से इसका सर भारी हो रहा था। इस खबर ने तो इसका दिमाग ही घुमा दिया। ये खबर इसकी समातों में बिजली बनकर गिरती कि मखदूम शाह ने मीर हवेली में बसने वालों का इलाज किया था, जिनका वजूद भी वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर बर्दाश्त कर रहा था। इसका बस नहीं चलता कि अपने ही भाई की बोटी-बोटी कर दे। वो तो गाँव में इसके हॉस्पिटल खुलने के खिलाफ था। इस खबर ने जलती पर तेल का काम किया। इसने फ़ोन बंद करके टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे थे। शाह ने इसी वक्त गाँव रवाना होने का फ़ैसला किया और कम्फर्ट हटाकर बेड से उतर आया। वो शावर लेकर बाथरूम से निकला तो बेज़ारी से बेड पे सोए वजूद पर नज़र डाली और शीशे में बाल बनाकर पलटा। "उठो," शाह के कंधे पर हिलाने पर इसने वजूद ने कसमसा के आँखें खोली। "मुझे गाँव के लिए करना है इस वक्त। तुम जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। जहाँ जाना चाहती हो ड्राइवर तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देगा।" इसने साइड टेबल से चेक बुक और पेन निकाला। वहीं खड़े-खड़े चेक बुक साइन करके इसकी तरफ बढ़ाया। "शाह, ये कि आपने तो वादा किया था आज हम लंच पर साथ करेंगे, लेकिन आपने तो हमेशा की तरह सुबह होते ही आँख बदल ली।" वो चेक हाथ में पकड़कर बड़ी अदा से शाह के गले में बाहें डालकर आँखें मटकाते हुए बोली। शाह ने बड़ी बेदर्दी से इसे खुद से दूर झटक दिया। शाह का रात वाला खुमार अब उतर चुका था। जितना कहा इतना करो हरिया। वो रही बात लंच की, वो फिर किसी और दिन पर कर लेंगे। शाह ने निहायत सरजमेरी से कहा और फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।